नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर सुशील मुंजाल साहब हैं, जो नेशनल टीबी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर हैं, चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। और इनसे बेहतर शायद कोई और डॉक्टर नहीं मिलेगा जो बता सकें कि दिल्ली में पोल्यूशन की क्या हालत है और दिल्ली पोल्यूशन दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए कितना खतरनाक है। इसके साथ ही इसके क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं, इसका क्या विस्तार है, इन सब बातों पे प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मुंजाल साहब हैं। मुंजाल साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि एक डॉक्टर के तौर पे ये समस्या आपको कितना परेशान करती है, दिल्ली में पोल्यूशन खास करके? देखो जी, हम हैं चेस्ट फिजिशियन के लिए तो जो हमारी ब्रेड एंड बटर है वही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए आप ये मान के चलिए कि एयर पोल्यूशन इज हैवॉक। इससे इतना नुकसान है कि हम समझ नहीं सकते। मुझे आज हो गए 33 ईयर्स अपनी एमडी पास करके प्रैक्टिस करते इसी हॉस्पिटल में, और मैं देख रहा हूँ पोल्यूशन का कितना बुरा हाल होता जा रहा है। पहले हमारी ओपीडी होती थी 100 पेशेंट की, 150 पेशेंट की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ, अब वही ओपीडी 1000 हो गई है। लोग देखते हैं कि पोल्यूशन का लेवल कितना है। हम अपनी ओपीडी में अटेंडेंस देख के बता सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल क्या है। जहां पोल्यूशन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है वहां हमारी ओपीडी की अटेंडेंस बढ़नी शुरू हो जाती है। बात ये नहीं कि ओपीडी की अटेंडेंस कितनी है, क्योंकि हर पेशेंट आपको सरकारी अस्पताल में दिखाने नहीं आता। कितने लोग प्राइवेट में जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सफर करते हुए नहीं दिखाते। अब बात को समझिए, हमारे यहाँ के जो एडमिशन होते हैं वो जहां पोल्यूशन लेवल बढ़ना शुरू होता है वो सीधा 2 PM से रिलेशन। हमारे यहाँ पूरी एक स्टडी हुई थी 2016 में, जिसमें हमने पेशेंट को स्टडी किया था ओपीडी लोड विद द पोल्यूशन लेवल, एयर पोल्यूशन लेवल इन दिल्ली। तो वी हैव सीन ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। जहां पोल्यूशन लेवल बढ़ता है हमारे एडमिशन बढ़ने शुरू हो जाता है, हमारी डेथ बढ़नी शुरू हो जाती है। बात फिर मैं रिपीट करूंगा, डेथ की नहीं है, क्योंकि आप मान के चलो एक डेथ के पीछे कितने पेशेंट हमारे एडमिट हो रहे हैं। सारे तो डेथ होती नहीं। उसके बाद कितनी हमारी ओपीडी बढ़ जाती है। उसके बाद कितने पेशेंट है जो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। इतने पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम आनी होती है, और कितने पेशेंट ऐसे हैं जो कंप्लेंट भी नहीं करते। अगर आप फिगर पे जाएंगे, फिगर्स आपको जो मिलेंगे डिफरेंट डेटा मिलते हैं, क्योंकि करेक्ट डेटा नहीं है, तो वो मान के चलते हैं कि एयर पोल्यूशन से बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी होती है, डेथ की बात करते हैं, पर वो ये नहीं करते कितने लोग सफर कर रहे हैं। अगर आप इस फील्ड को बहुत बड़े करके देखोगे तो आपको बड़ी स्टनिंग फिगर मिलेगी कि कितना लोगों को सफर करना पड़ता है। इसके अलावा भी जो छोटी छोटी चीजें हैं, स्कूल एब्सेंटेज, उसको आप काउंट नहीं करते। कितने बच्चों का कैरियर खत्म हो जाता है, वो पोल्यूशन की वजह से नहीं जा सकते, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है पोल्यूशन। इवन आप अगर ऑफिस में देखें कितने लोग एब्सेंट हुए ड्यू टू पोल्यूशन, आपके वो डेटा नहीं आएगा। जिसको डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं, वो काफी ज्यादा सफर करती है। सो हमारे लिए, पेशेंट के लिए ये बहुत भारी समस्या है। खासकर जो मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, चेस्ट फिजिशियन को इसको बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। चेस्ट फिजिशियन के अलावा भी जनरल फिजिशियन भी इसको प्रॉब्लम को देखते हैं, पर वो शायद इतना नहीं समझते। कार्डियक में इशू आते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, छोटे बच्चों में फेलियर टू ग्रोथ की प्रॉब्लम है, मदर्स जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें आईयूजी और बच्चों का वेट कम होना, ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे आप ये कह रहे थे, थोड़ा विस्तार से इस पर बताएंगे कि एयर पोल्यूशन से केवल चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, वो उसका विस्तार कई और बीमारियों को जन्म दे सकता है। अगर जन्म नहीं दे सकता है तो कम से कम ट्रिगर जरूर कर सकता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे और बॉडी में इससे पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ता होगा? देखिए जी, अगर आप मान के चलिए, पहले तो मैं शुरू करता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्टिव है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम क्या है? बाहर से ऑक्सीजन लेके ब्लड में डालना। हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो जिस सेल को ऑक्सीजन कम मिलेगी या पोल्यूटेड एयर मिलेगी तो हर सेल इफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप किसी भी ऑर्गन की बात लें, किडनी भी इफेक्ट हो जाएगी, हार्ट भी इफेक्ट हो जाएगा, ब्रेन भी इफेक्ट हो जाएगा। आपको अगर सफोकेट कर दे, आपके पावर ऑफ थिंकिंग भी खत्म हो जाती है। तो हर चीज आपस में रिलेटेड है। बट डेटा सजेस्ट करता है कि कार्डियक इशू बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एयर पोल्यूशन से। इवन जो किडनी डिजीज है वो भी बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, और जैसे मैंने बात किया प्रेग्नेंट लेडी में आईयूजीआर की ज्यादा होती है। अभी तो ये डेटा है, अगर आप स्टडीज और करेंगे तो और डेटा निकलता जाएगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बहुत सारी और डिजीज जिसके बारे में हम नहीं भी जानते वो एयर पोल्यूशन से इफेक्टेड है। अब बात हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, मैं अभी इसमें बाकी इशू नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि क्वेश्चन एनवायरमेंट पोल्यूशन का है। इसमें हम सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन या मेराइन लाइफ पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, नॉइज पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो समस्या है एयर पोल्यूशन की, पहले ऐसे लगता था कि दिल्ली में ये विंटर के ऑनसेट के बाद इसके बारे में पता चलता है। तो विंटर के ऑनसेट पे ये समस्या गहरा जाती है और बाकी टाइम भी सालों भर उसमें मौजूद रहती है जी, मतलब शहर में ये, तो इसका इम्पैक्ट विंटर में ज्यादा होता होगा, बट अदरवाइज इसका इम्पैक्ट होता है जी। जो विंटर वाला अभी जब फेज आएगा, जो आ चुका है लगभग, जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो ये कितना सीरियस है अभी आज की तारीख? देखो जी, इट इज वेरी सीरियस। अगर आप देखो कि
फायर क्रैकर को बैन लगे हुए कम से कम हो गए 8 या 9 साल, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। तब ये लगा था कि पोल्यूशन सर्दियों में बढ़ता है, सर्दियों में वर्ड यूज नहीं करूंगा, सर्दियों में कम हो जाता है, इस सीजन में बढ़ता है। हमेशा दिल्ली का जो पैटर्न है अक्टूबर के आसपास ये बढ़ता है, प्री दिवाली बढ़ता है। तो उनको लगा शुरुआत पे बड़ी नैरो थिंकिंग थी कि ये फायर क्रैकर से होता है, तो फायर क्रैकर्स तो बैन हो गए। उसके बाद भी पोल्यूशन लेवल कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मेरे पास जब ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया तो मेरे पास ये जो फायर क्रैकर वाली यूनियन आई थी, कैन आई शेयर इट जी, वो आई थी। उन्होंने मुझे जो डेटा दिया, इवन एज ए चेस्ट फिजिशियन मेरी आंखें चुधिया आ गई। उन्होंने मुझे डेटा दिया कि जो पॉल्यूशन लेवल दिल्ली का था दिवाली के दिन, वो सेम पॉल्यूशन लाहौर का था, जबकि वहां एक भी पटाखा नहीं चलता। तो ये पॉल्यूशन बेसिकली ये दिल्ली की प्रॉब्लम ना होके पूरी मल्टी रिलेटेड है। अगर आप खाली हम कहेंगे फायर क्रैकर्स से का रिलेटेड तक होगी, पहले हाइप हुआ कि सिर्फ फायर क्रैकर से बैन कर दो सब ठीक हो जाएगा, पर हमने देख लिया फायर क्रैकर बैन करने से कहते हैं कम हुआ, पर ओवरऑल कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। आपने भी महसूस किया होगा कि मुझे नहीं लगा, बल्कि मैं कहूंगा ये बढ़ता जाएगा। जब तक हम इसके अगेंस्ट कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, इसको बेसिक रूट पे जाना पड़ेगा। अब क्या राय देते हैं डॉक्टर के तौर पे कि साहब देखिए हालात तो इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसमें पूरा आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी, एग्जैक्टली पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना पड़ेगा। आई फुली एग्री। तो जो हालात हैं इसमें ठीक से जिंदा रहने के लिए, जिसमें ज्यादा बेचैनी ना हो, उसके लिए डॉक्टर के तौर पे क्या सलाह देते हैं कि जिनको जो थोड़ा सा प्रोन है ऐसी प्रॉब्लम में उनके लिए भी, और जो थोड़े स्वस्थ हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं उन सब के लिए, ऐसे सारे लोगों के लिए जो अलग अलग कैटेगरी है, देखिए जी वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि थोड़ा उनकी वो सेहतमंद रहे? मैं तो यूँ मासूम भारतीय बल्कि मासूम दिल्ली वाले, उनका कोई कसूर नहीं है, वो सफर कर रहे हैं और मर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं पूछूं लोगों की गलती है तो आप कह सकते हो गलती है भी और नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सोर्स आता कहां से, ठीक है, हमें सोर्स रोकना पड़ेगा ना। प्रोटेक्शन से उससे क्या होगा? अगर मैं सोचूं कि मैंने मास्क पहन लिया मेरे अंदर नहीं जा रहा, तो ये एक बड़ी गलतफहमी है। कब तक मैं इस्तेमाल के रखूंगा, मास्क भी कितना इफेक्टिव है, ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती। ये बड़े आपने बोलो कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज लेने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ले रही है, आप खुद ही देखिए कि पहले जो नॉर्म्स थे व्हीकल पोल्यूशन के वो कितने स्ट्रिक्ट हो गए, उनका पर्पस क्या है? पोल्यूशन कम करने का। अब ये अपने आप ऑटोमेटिक आ गया कि जहां पोल्यूशन लेवल होगा उसमें एक्टिविटी बंद हो जाएगी। जैसे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है, शुरू हो जाती है, वो एक लेवल पे है, वो भी उनका पर्पस है कि धूल मिट्टी रोकना, ठीक है। अब आपने सड़कों पे देखा होगा कि वाटर स्प्रे हो रहे हैं, तो वो पर्पस वो भी है। ये छोटे छोटे एफर्ट हो रहे हैं जो इफेक्टिव हैं, ठीक है। पर उसमें जैसे मेजर है जो पराली जलाना, ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कि उसकी विंड की कुछ ऐसे होती है, पराली जलाने वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। व्हीकल को हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि व्हीकल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सारे टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं, तो वो दैट इज वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दिल्ली में ऑड इवन भी आया, पर ये मैं अगर आप सोचे कि खाली ऑड इवन से पोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, नहीं, पर डेफिनेटली व्हीकल कंट्रोल करने से, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स रखने से, पीयूसी के व्हीकल की फ्रीक्वेंसी कम करने से, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पुश करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने शुरू हुए, तो देख छोटी छोटी चीजें कंट्रीब्यूट करते रहेंगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिसके बारे में शायद एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, जिसके बारे में वो चुप रहते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप सुबह सड़क पर देखते हैं झाड़ू देते हुए सारी धूल उड़ती है। अगर आप कहीं यूएसए वगैरह यूरोप वगैरह में जाएंगे तो जहां सड़क खत्म होती है वहां घास शुरू हो जाता है। जी जी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हर जगह मिट्टी उड़ती रहती है। खासकर आप अगर थोड़ी दूसरी लोकेलिटीज में जाएंगे, स्लम में जाएंगे, तो एक स्कूटर भी निकलता है तो इतनी मिट्टी निकलती है। तो आपको या तो कंक्रीट करना पड़ेगा, धूल मिट्टी ना उड़े, इसके बारे में भी स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया खाली मैं आउटडोर एयर पोल्यूशन के बारे में कह रहा हूं जी। एक और जो इश्यू आना शुरू हुआ है इंडोर पोल्यूशन का। इंडोर पोल्यूशन भी एक बड़ा भारी इश्यू है जिसके बारे में लोग अभी ज्यादा बात नहीं करते। हिंदुस्तान में अभी भी बायोफ्यूल यूज होता है, घर पे कोयला यूज होता है, लकड़ी जलाई जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के हिसाब से कुछ गैस आनी शुरू हुई, उससे भी पोल्यूशन लेवल इंडोर का कम हुआ। इंडोर पोल्यूशन भी उतना ही खतरनाक है जितना आउटडोर पोल्यूशन, ठीक है। अब कई चीजें आपके हाथ में है, पोल्यूशन है तो है, आप सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां आप पैदा होते हैं आपका सिस्टम शुरू हो जाता है, लाइफ शुरू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से होती है, और जिस दिन आप सांस लेना बंद करते हो उस दिन आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो पोल्यूशन आपके साथ डे 1 से चिपका हुआ है। 0 दिन का बच्चा हुआ उसको भी पोल्यूशन उतना ही झेलना पड़ेगा जितना एक 70 साल के आदमी को झेलना पड़ेगा। पोल्यूशन डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि यंग है मैं इसको छोड़ दूं या नहीं कर दूं। तो इसमें बहुत ज्यादा स्टेप लेने वाली बात है। अब बायोफ्यूल जैसे इंडोर पोल्यूशन है उस पर तो एक्शन हो सकता है, कई चीजें कंट्रोलेबल है और कई चीजें कंट्रोलेबल नहीं है। आपका क्वेश्चन ये था कि पब्लिक क्या करे,
डॉक्टर क्या करें? हम ये कह रहे थे सर, इंसान इंडिविजुअल तौर पे कुछ क्या? ऐसे प्रिकॉशन ले सकता है देखो जी, जिससे कि बड़ा बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसी से जुड़ा सवाल है कि सर जैसे आप कह रहे थे कि जो जैसे फार्मा कंपनियां नए प्रोडक्ट पुश कर रही हैं कि साफ पोल्यूशन से पहले क्या उसको खा लीजिए या सिरप पी लीजिए या उसको सूंघ लीजिए, मतलब इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स हैं जो ये तो वही बात होगी जैसे कोरोना में कार्ड आया था, ठीक है। अल्टीमेटली देखो सारी बात तो इम्यूनिटी की है, पोल्यूशन सबके लिए बराबर है, पर कई लोग सफर करते हैं, कई लोग सफर नहीं करते, जी। तो वो आपका डिपेंड करता है इम्यून लेवल का। अब जहां तक फियर साइकोसिस आना शुरू, पब्लिक में अवेयरनेस लेवल हुई, अवेयरनेस का फियर आना शुरू हुआ, तो लोग अपने आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट ढूंढेंगे। इन चीज़ों को कोई डॉक्यूमेंटेड रोल नहीं है कि मैं ये खा लूँ। मैं तो ये कहूँगा अच्छी डाइट लेते रहे, ठीक है। अगर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो तो आउटडोर एक्टिविटी कम से कम करें, बाहर मत निकलें क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर होगा। हालांकि ये नहीं है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन घर में नहीं आता, घर में भी आता है, पर घर में कम एक्सपोजर होगा। जो सफ़र कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, जैसे कोई सीओपीडी के पेशेंट है, ठीक है, उनको या अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, अब जैसे एक सीओपीडी डिजीज है, सीओपीडी सबको पता है सिगरेट पीने से होती है, वन ऑफ द रीजन देता है। अभी तक हमारी डेफिनेशन में ये होता था कि सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज स्मोकिंग से रिलेशन है, पर अब जो डेफिनेशन नहीं आ रही है WHO में 4-5 साल से, उसमें उन्होंने एनवायरमेंट पोल्यूशन को भी जोड़ दिया कि वन ऑफ द रीजन ऑफ सीओपीडी इज एनवायरमेंट पोल्यूशन। अगर जो लोग, चलो मान लिया हमारे हाथ में नहीं है एयर पोल्यूशन को रोकना, पर जो खुद सिगरेट पी रहे हैं वो एक कश में हमारी बॉडी की 1 लाख सेल डेथ हो जाती है, कम से कम ये तो हमारे हाथ में है। मतलब आप ये सोचो कि पहले तो मतलब करेला ऊपर से नहीं चढ़ा, आपको पोल्यूशन का भी झगड़ा ले रहे हो। 1986 की फिगर थी कि जो आदमी जो सिगरेट नहीं पीता वो भी 9 सिगरेट का धुआं ले जाता है। आज की फिगर शायद मैं श्योर नहीं हूँ, 26 या 27 सिगरेट के बराबर का धुआं तो आप ही ले जा सकते हैं। तो कम से कम इसको अगर आप नहीं रोक सकते तो सिगरेट स्मोकिंग तो कर सकते हैं। अब सिगरेट स्मोकिंग के बारे में बड़े इश्यू होते हैं, स्टैट्यूटरी वार्निंग इशू हो रही है, सब कुछ हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं उसका आप टोबैको का प्रोडक्शन ही रोक दीजिए। सबको पता है कि हमें कितना कैंसर होने की चांसेस कितने हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन सिगरेट स्मोकिंग से। तो कहीं ना कहीं बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। और रही बात लोगों के हाथ में, मैं फिर बड़ा फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि पब्लिक के हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे स्टेप है कि बाहर ना निकलो, ये ना निकलो, ये कोई रीज़न नहीं है। उन्होंने क्या गलती की है कि बाहर ना निकले, पर क्या करें। वैसे भी जिसकी हालत सांस की दिक्कत होती है वो पोल्यूशन के दिनों में बाहर निकल भी नहीं सकता। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि जो मौजूदा हालात हैं, जैसे दिल्ली में अभी इन दिनों देख के नहीं लगता, मतलब हम जैसे साधारण इंसान को कि पोल्यूशन आया है 2-4 दिन पहले, ऐसा लगा था कि अभी बारिश के बाद वो थोड़ा कम पड़ गया। अभी आपके जो नंबर ऑफ पेशेंट्स आप लोग जो देखते हैं, ये क्या उस अलार्मिंग लेवल पे है? आपको लग रहा है कि ये अभी प्रॉब्लम गहराने लग गया है? हम इसको वही कह सकते हैं जो हर साल हम पैटर्न देखते हैं, वो पैटर्न आ चुका है क्या? नंबर ऑफ अराइवल ऑफ पेशेंट्स, अराइवल पेशेंट हमारी ओपीडी में, मैं सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ, मुझे 33 ईयर्स हो गए हैं और ये ट्रेंड कितने सालों से देख रहा हूँ। इसी अक्टूबर नवंबर के टाइम में नंबर ऑफ पेशेंट के सडनली सर्ज आती है, ठीक है। अगर सरकारी अस्पताल में सर्ज आती है तो प्राइवेट में हम मान के चलिए कि डेफिनेटली आती होगी, उसका डेटा है ही नहीं। हमारी ओपीडी में डेफिनेटली है। हमने तो इतना पर्टिकुलर इस लेवल पर स्टडी किया कि जिस दिन पार्टिकुलर मैटर कितना उससे उस दिन ओपीडी कितनी बड़ी होती है। तो डे टू डे वेरिएशन भी हमें मिलता है, जहाँ बल्कि हमें लगना चाहिए था कि पोल्यूशन ज़्यादातर लोग घर से बाहर निकल के हॉस्पिटल नहीं आएंगे, बट वो आते हैं दिखाने के लिए। हमारे एडमिशन बढ़ जाते हैं, पेशेंट रेफरल बढ़ जाते हैं, इंडोर बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। इवन जो फार्मा कंपनी की उनकी सेल तक बढ़ जाती है रेस्पिरेटरी मेडिसिन की इन दिनों। रेस्पिरेटरी जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव है क्या? सिम्टोमेटिक तो रिलीफ देंगी ना, पर आप सोचिए जैसे सीओपीडी की बात करो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसमें जब बात करते हैं मेडिसिन सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है, उसके लिए ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, क्विट स्मोकिंग, अवॉइड पोल्यूशन। अच्छा सर, ये जो एयर प्यूरिफायर है, मुझे पता नहीं कि सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं। तो ये एयर प्यूरिफायर जो इंडोर हम लोग लगाते जी, हैं रिलीफ के लिए जी, ये इफेक्टिव है? देखो जी, पड़ता है। देखो जी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, ठीक है। मैंने घर में अपने लगाया, यहाँ भी पड़ा हुआ पीछे मेरे पास। जब मैं लगाता हूँ तो उसको 3 दिन में फिल्टर बदलना है और 3 दिन में फिल्टर बिल्कुल काला हो जाता है। तो इसका मतलब ये पोल्यूशन को उसने रोका है, ठीक है। उसमें हैपा फिल्टर भी लगा हुआ है, तो ये चीज़ें इफेक्टिव हैं। पर एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि जैसे अगर आप देखिए, आप घर में आरओ यूज़ कर रहे हैं, आप जी आरओ सभी यूज़ करते हैं कि पानी प्योर मिलता है। उसके बाद ये स्टडी शो करती है कि अगर आप प्योर पानी पीते रहोगे तो बाहर का पानी आपको सूट करना बंद कर देता है। अब आप थोड़ा सा भी पानी बाहर से पिएंगे तो आपका पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। जी जी। अब इसकी स्टडी नहीं है, घर में तो आप प्योरीफायर एयर ले दिया आपने, फिल्टर लगा दिया। अब फिल्टर लेके तो आप सड़क पे तो नहीं चल सकते ना, बाहर का पोल्यूशन हो सकता है आपको सेंसिटिव ना कर दे। अभी इसके बारे में कोई डेटा नहीं है,
कहीं कोई इंटरनेशनल बॉडी या लोकल बॉडी से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हमें एयर प्योरीफायर यूज़ करना चाहिए। बट हर हॉस्पिटल में एयर प्योरीफायर का सिस्टम होता है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में हर कमरे में एयर प्योरीफायर का सिस्टम होता है। क्लिनिक्स में इसलिए रखते हैं कि पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। इवन जो हमारी ओपीडी है उसमें हैपा फिल्टर वाले हमारे फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है। हमारा पर्पज ये नहीं है एयर पोल्यूशन को डील करना, हमारा क्रॉस इन्फेक्शन को रोकना भी हमारा पर्पज है। अब रही बात इंडोर पोल्यूशन से बचने के लिए एसी जितने मॉडर्न एसी आ रहे हैं, नए मॉडल आ रहे हैं, सब में हैपा फिल्टर लगा होता है। तो प्रैक्टिकली इफ यू आस्क मी, एसी इज डेफिनेटली हैविंग अ रोल टू प्रोटेक्ट इन केस इंडोर एयर पोल्यूशन, ठीक है। पर उसकी स्टडी नहीं है कि इंडोर एयर पोल्यूशन में आप घर में एसी से आप बचे रहे, बाहर ऐसा तो नहीं है कि बाहर का पोल्यूशन आपको ज्यादा डैमेज करेगा। तो इस बारे में अगर आप मेरे से पूछूंगा, मैं कहूंगा नहीं हाँ, तो मेरे पास कोई फॉर्म आपको जवाब नहीं मिलेगा। जी, चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू।